Hi guys, a very good morning to all of you. Let's start this morning with a new initiative. So guys, today I am starting with a new series on TPA, that is the Transfer of Property Act. मेरे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आया था कि मैम आप टीपीए पे वीडियोस बनाइए. सो हेयर द वीडियोस आर फॉर यू. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं टीपीए. आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, वेरियस टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन टीपीए. सपोज गाइस मैं वर्ड यूज करती हूँ इंटरवाइवल्स, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये ना पता हो कि इंटरवाइवल्स का क्या मीनिंग होता है. तो हम क्या करेंगे, पहले से ही हम टर्म्स को क्लियर कर लेंगे सो दैट जब हम लॉ की टेक्निकलिटी में जाएंगे तो हमें ये टर्म्स का मीनिंग पहले से क्लियर हो और हम चीज़ों को बेटर अप्रिशिएट कर पाएं. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. बेसिक कॉन्सेप्ट्स. पहली बात आती है कि वाई टीपीए, वाई दिस लॉ. आई ऑलवेज से कि हमें पता होना चाहिए क्या सब्जेक्ट मैटर है, हम इस लॉ को क्यों लेकर आए हैं. सो सपोज करो कि मेरे पास एक हाउस है और इस हाउस को मैं सेल करना चाहती हूँ और मुझे एक पार्टी भी मिल गई है बी हु इज रेडी टू परचेज माई हाउस. तो इस सेल को कैसे इफेक्ट किया जाएगा, हाउ द सेल विल बी इफेक्टेड, क्या इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं. इफ द वैल्यू ऑफ द हाउस इज 100 और अबव, अगर घर की कीमत 100 या 100 से ज्यादा रुपए की है तो क्या इसका रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है. सो गाइस, जो टीपीए है इट इज रेड अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड द स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, क्योंकि कुछ स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है जब हम प्रॉपर्टीज का लेन देन करते हैं और हमें प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है. यहाँ से हम इंडियन एविडेंस एक्ट को भी लिंक कर सकते हैं. सपोज अगर आपको किसी सेल डीड को प्रूव करना है, कल की अगर आप मेरे लेक्चर में जाओ तो क्या आप ओरल एविडेंस दे सकते हो. एज पर सेक्शन नंबर 91 आंसर इज नो. आपको वही सेल डीड दिखानी पड़ेगी विच इज रजिस्टर्ड वन एज पर द रजिस्ट्रेशन एंड दी टीपीए. सो गाइस, सारे ही लॉज आपस में इंटरलिंक करते हैं. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लॉ को कैसे किस चीज से कनेक्ट कर सकते हो टू राइट अ बेटर आंसर. जैसे मैंने यहाँ पे इसको 91 से कनेक्ट कर दिया. चलो स्टार्ट करते हैं. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द एक्ट, स्कीम ऑफ द एक्ट. एंड आई ऑलवेज से कि आप एक स्कीम ऑफ द एक्ट तैयार कीजिए सो दैट आपको आइडिया रहे, क्योंकि काफी स्टेट्स में क्या होता है, दे आस्क यू द इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन. आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम होती है. एटलीस्ट थोड़ा तो आइडिया हो कि हाँ ये इस चैप्टर में है तो ये हो सकता है सेक्शन नंबर. सो दैट इज वाई आप इसको पढ़ सकते हो एक बार. सो सबसे पहले टीपीए कब इनैक्ट हुआ था. सो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st ऑफ जुलाई 1882. तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपसे इनैक्टमेंट डेट ही पूछ ली जाए कि टीपीए कब एग्जिस्टेंस में आया. इस डेट पे 17 ऑफ फरवरी इसको प्रेसिडेंट एसेंट मिला था. प्रेसिडेंट एसेंट के बाद जब हम उस बिल को जो हमारा बिल होता है हम उसको एक एक्ट बना देते हैं और हम कहते हैं कि ऑफिशियल गैजेट में आने के बाद हम उसको पब्लिश कर देते हैं. सो बेसिकली हम कहते हैं फ्रॉम वेरी दैट डे द एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब बात आती है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीपीए. क्या ये सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज से डील करता है या फिर इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं. वैसे तो अगर आपको पता हो कि जो गुड्स होते हैं वो डील होते हैं सोगा में. सोगा का मतलब होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 1932 का हमारा एक्ट है. जब हम जैसे अब यहाँ पे हम सेल परचेज प्रॉपर्टी की कर रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ टीपी अप्लाई होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा. बट अगर हम यही गुड्स की सेल कर रहे हैं तो हम सोगा लगा सकते हैं, सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. बट फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भी डील नहीं करता. तो ऐसा नहीं है. ये जो जनरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं आपको 5 to 37, ये दोनों पे इक्वली अप्लाई होते हैं. लार्जली मेजरली अगर मैं बोलूं तो हाँ जी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करता है. बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच आर इक्वली एप्लीकेबल टू मूवेबल प्रॉपर्टीज एज वेल. तो अगर आपको ऐसा आता है क्वेश्चन कि क्या ये दोनों से डील करता है, आंसर इज यस. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इट डील्स विद बोथ बट मेजरली इट डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो वो स्टेटमेंट ज्यादा सही होगा जहां पर मैं बोल रही हूँ कि मेजरली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस दे आर रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज ओनली. लेकिन गिफ्ट और एक्सचेंज ये ऐसे प्रोविजंस हैं विच आर इक्वली एप्लीकेबल टू मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टीज. तो आई एम सो सॉरी.
अब हो सकता है कि किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन नहीं पता हो, बिकॉज हम तो अभी अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या टीपीए होता है। सो फ्रॉम द स्क्रैच वी आर स्टार्टिंग। तो हम इसको भी डील करेंगे कि एज पर टीपीए व्हाट अमाउंट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी पता होना चाहिए। तो फिर बात आती है कि टीपीए तो एक जनरल लॉ है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी का सेल परचेज होगा, मॉर्टगेज होगा, लीज होगा, सो हम टीपीए के प्रोविजंस को अप्लाई करने वाले हैं। बट टीपीए इट इज अ जनरल लॉ, ये एक जनरल लॉ है। बट आपने सुना होगा कि जैसे मैंने अभी लीज का एग्जांपल लिया, तो रेंट में भी तो ऐसा ही होता है। सपोज करो कि कोई बच्चा 5 इयर्स प्रोग्राम अपना करने गया दिल्ली में, कि ठीक है मुझे 5 इयर्स का प्रोग्राम करना है, तो आपने लिया रेंट पे प्रीमाइसेस लिया। तो हो सकता है कि किसी स्टेट में आपके लिए स्पेसिफिक रेंट लॉज हो। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, दिल्ली की, तो रेंट लॉज तो हमारे सिलेबस का ही पार्ट होता है। तो तब क्या अप्लाई करेगा? सो गाइस, अगर देखो एक तरफ जनरल लॉ है और एक तरफ आपका स्पेशल और लोकल लॉ है, तो क्योंकि हमने एक स्पेशल और लोकल लॉ बना दिया है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस ऑफ द एक्ट आर बीइंग फुलफिल्ड, फिर आप वहां पर उस जगह पर आप क्या लगाते हो, वही स्पेशल और लोकल लॉ अप्लाई करते हो। बिकॉज हमारा एक मैक्सिम होता है, जनरलिस स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। इसका मतलब होता है स्पेशल लॉ इज गिवन प्राइमेसी ओवर जनरल लॉ। तो ऐसे ही जैसे हमारे लैंड रिवेन्यू कोड्स होते हैं, एमपी जुडिशरी की आप प्रिपरेशन करते हैं, एमपी लैंड रिवेन्यू कोड, ये सब आप करते हो, तो जहाँ पे जिसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वहाँ पे आप वही लॉ लगाते हो। बट अगर सपोज जैसे हमने रेंट का अमाउंट दे रखा है, सपोज 3000 रुपीज तक की प्रॉपर्टीज पे ही रेंट लग सकता है अगर हम बात करें, तो अगर जो प्रॉपर्टी 3000 से ऊपर की है, फिर कौन से लॉ पे जाओगे? फिर अगेन द टीपीए विल बी एप्लीकेबल। बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और अगर आपके पास स्पेशल या कोई लोकल लॉ है, तो इन दैट केस तो आप वही अप्लाई कीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिम। अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई द टीपीए। अब दूसरी बात आती है, आई होप आपको सब्जेक्ट मैटर और ये चीजें समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि टीपीए एज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ये किस चीज पर लगता है? देखो, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का वेरियस मेथड से हो सकता है। इट कैन बी बाय सक्सेशन इनहेरिटेंस, इट कैन बी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। जैसे अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, so that is an act on my part and that is also an act on your part, कि हम दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि कल को मुझे कोई कोचिंग क्लास ही स्टार्ट करना है और मुझे कुछ प्रीमाइसेस चाहिए रेंट पे, सो एक मैं एक लीज करूंगी, एक हम कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे दो पार्टीज के साथ। तो एक्ट ऑफ द पार्टीज मतलब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आपके पार्ट में कोई एक्टिव एक्ट हो रहा है और फिर उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है। बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ लॉ दैट यू आर गेटिंग द प्रॉपर्टी। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे एक फादर है, यहाँ पर एक सन है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सन अब प्रॉपर्टी, जो फादर की प्रॉपर्टी होती है, वो इनहेरिट कर लेंगे। सो अभी गाइस इस पे वो मत करना कि आप सन इनहेरिट कर लेंगे, एज पर द लॉ डॉटर्स दे आर हैविंग द राइट। बट मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। सो जो भी, जैसे अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, तो जो भी रूल्स हैं सक्सेशन के एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, the persons who are the sharers they will be getting the property। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है वहां पर, इट इज नॉट बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। और ना ही ये टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स पे लगता। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो किसी की डेथ के बाद ऑपरेशन में आते हैं। सबसे मेन एग्जांपल इसका विल होता है। तो विल में क्या होता है, एक पर्सन ने अपनी विल बनाई, बट विल एग्जिस्टेंस में कब आती है? जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये विल से भी नहीं डील करता टीपीए, बिकॉज जो भी विल्स के प्रोविजन, प्रोबेट के प्रोविजंस हैं, दे आर, यहाँ लिख देती हूँ गाइज मैं, दे आर कवर्ड अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से अप्लाई करता है उस पर। सो आगे मूव करते हैं।
अब बात आती है कि वेदर टीपीए इज एग्जॉस्टिव। पहले आप समझिए कि एग्जॉस्टिव का मतलब होता क्या है। देखो, एग्जॉस्टिव हम किसी लॉ को तब कहते हैं जब अगर हमें कोई भी प्रोविजन अप्लाई करना है बट हमें कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मतलब बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट अगर कोई एक्ट है तो हम कहते हैं कि वो एक्ट होता है एग्जॉस्टिव। मतलब वी डू नॉट नीड टू रिलाई अपॉन एनी अदर एक्ट। तो क्या ऐसा है? मैंने तो आपको दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान का रेंट कंट्रोल, लैंड रिवेन्यू कोड्स, मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी कि हाँ जी आप इन प्रॉपर्टीज का इन एक्ट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो। सो हम एग्जॉस्टिव नहीं बोल सकते। क्या ये हम टीपीए को विदाउट द हेल्प ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ सकते हैं? आंसर इज नो। तो हाउ कैन वी से दैट द एक्ट इज एग्जॉस्टिव? आंसर इज नो। So TPA, it is not exhaustive in nature. TPA exhaustive in nature नहीं है। अगर हम सेक्शन नंबर 2A पढ़ेंगे टीपीए का, ये भी हमें क्लियर आइडिया देता है कि दैट टीपीए इज नॉट एग्जॉस्टिव। कैसे? यहाँ पे लिखा गया कि देयर आर सर्टेन एक्ट्स विच आर नॉट रिपील्ड एंड कंटिन्यू टू हैव द सेम इफेक्ट। जिन एक्ट को रिपील नहीं किया गया और उनका सेम इफेक्ट रहेगा एज दे वर हैविंग बिफोर, तो फिर हम इसको एग्जॉस्टिव नहीं बोल सकते। तो आप इसमें 2A लिख सकते हैं। देन अगर हम प्रियम्बल पर भी जाएं तो टीपीए अपने प्रियम्बल में वर्ड कंसोलिडेट यूज नहीं करता। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक लॉ ये था, फिर एक लॉ ये था, ऐसे ही हमारे पास 4-5 लॉज थे। अगर कोई न्यू लॉ आ जाए और अगर इस न्यू लॉ का ये इफेक्ट हो कि ये बाकी सारे लॉज को क्या कर दे, सप्लांट कर दे। सप्लांट मतलब खत्म ही कर दे। सो इन दैट केस हम बोलते हैं कि द एक्ट इज कंसोलिडेटिंग इन नेचर, तो वो एग्जॉस्टिव एक्ट होता। बट ऐसा टीपीए के प्रियम्बल में भी नहीं लिखा। अगर आप प्रियम्बल देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट हैज बीन गिवन इन द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट एंड इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड। कि आप सिर्फ डिफाइन कर रहे हो और अमेंड कर रहे हो द ट्रांसफर्स ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस शोज दैट द टीपीए इज नॉट कंसोलिडेटिंग इन नेचर। आप बस क्या कर रहे हो, अमेंड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो प्रोविजंस को, लेकिन आप कंसोलिडेटिंग नेचर का एक्ट नहीं है। अगर आप अमेंड करते, मॉडिफाई करते, तो आप चीजें कर रहे हो इन एडिशन, तो सप्लीमेंट्री फॉर्म में। बट हम तो क्या हम सप्लांट कर रहे हैं? आंसर इज नो। तो ये भी एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है आपको प्रियम्बल का। So the preamble of the act has to read with section number 2D। अब आपको सेक्शन नंबर 2D पर जाना है। आपको अपने ना बैरेक्ट्स रखने पड़ेंगे टीपीए के लिए। आप अपने बैरेक्ट्स, क्योंकि जो हमारा एविडेंस की क्लासेस थी उसमें मैं मेजरली क्या डिस्कस कर रही थी, केसेस कर रही थी। तो वहां पे ठीक है, एक ड्यूटी था कि मैं आपको फैक्ट्स बताती थी, हर चीज आपको क्लियर करती थी। लेकिन अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज यहाँ पे सारा गेम है कि आप कैसे बैरेक्ट को इंटरप्रेट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो केसेस से ज्यादा मैटर करता है चीजों को समझना। तो इट इज बेटर यू कीप योर बैरेक्ट्स विद यू। बैरेक्ट्स तो आपके पास होंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज, तो आप रखो अपने पास। सो विच प्रोवाइड्स दैट The act does not apply to transfer by operation of law। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। By execution of decree, suppose करो कि execution of decree as in कि डिक्री की वजह से कोई सेल परचेज हो गई, तो हमने कहा वैसे तो ये एक्ट उस पर नहीं लगता, बट अगर एक्ट ही हमें एक्सेप्शन दे रहा है तो हमें लगाना पड़ेगा। सो except where the act will apply even to the transfer by operation of law। तो कैसे हो सकता है इसमें गाइस? आपको इसमें सेक्शन नंबर 57 पे जाना होगा, जो प्रोवाइड करता है डिस्चार्ज ऑफ सर्टेन एनकम्बरेंस ऑन सेल बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहाँ पे भी सेल हो रही है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, लेकिन स्टिल द टीपीए इज बीइंग एप्लीकेबल, तो इट फॉर्म्स एन एक्सेप्शन। ये आपका एक्सेप्शन फॉर्म करता है। फिर चैप्टर नंबर 4 रिलेटेड टू मॉर्गेज। अगर मैं मॉर्गेज की रेमेडीज की बात करूं तो वहां पे भी तो फोरक्लोजर और सेल होता है कोर्ट के ऑर्डर से, तो तब भी टीपीआई इज एप्लीकेबल। चैप्टर नंबर 14 में पूरा प्रोसीजर गिवन है। सो इन दैट केस वहां पे आप इसको एज एन एक्सेप्शन लगा सकते हो। मूविंग फर्दर, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है रेस नलिस।
ये आपने काफी टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। इसका क्या मीनिंग होता है रेस नलिस का? ये कहता है कि देयर कैन बी नो प्रॉपर्टी विदाउट एन ओनर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द कॉन्सेप्ट हैज एन एप्लीकेशन वेयर द ट्रांसफर्स टेक प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो गाइस, जैसे सपोज करो यहाँ पे ए है, ए इज हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टी, ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है और ए की डेथ हो जाती है सपोज, तो इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कि प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उनके हेयर्स पे, जो भी उनके लीगल हेयर्स होंगे, उन पे क्या हो जाएगी, ट्रांसफर कर जाएगी। सो दैट इज वाई हम क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी ओनरलेस नहीं होती। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ओनरलेस। जैसे हम सक्सेशंस के रूल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये एक्ट काफी, ये जो टर्मिनोलॉजी है काफी यूज में आती है। फिर मैंने आपका जो वीडियो ही स्टार्ट करा था बाय आस्किंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवाइवर्स। इंटरवाइवर्स का मतलब होता है कि जब एक ट्रांसफर दो लिविंग पर्सन्स के बीच में होता है, लिविंग मतलब जो जीवित व्यक्ति हैं, सो जब एक ट्रांसफर लिविंग पर्सन्स के बीच में होता है तब हम उसको बोलते हैं इट इज ट्रांसफर इंटरवाइवर्स। तो अगर आप सेक्शन नंबर 5 देखोगे टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो ट्रांसफर है इट इज गवर्निंग बिटवीन द पार्टीज हु आर लिविंग, अलाइव पार्टीज होनी चाहिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवाइवर्स। तो क्या मैं विल पे, अगर मैं विल दैट कम्स इनटू ऑपरेशन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, तो तब हम क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन होगा, आंसर इज नो। तो मैं विल की भी पार्टीज आपको बता दूंगी एक बार। उसके बाद द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी ट्रांसफरेबल इन नेचर। दिस इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट कि आप जिस प्रॉपर्टी की को ट्रांसफर करना चाह रहे हो वो प्रॉपर्टी भी तो ट्रांसफरेबल इन नेचर हो। जैसे इसके लिए आप सेक्शन नंबर 6 में जाओगे, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जिसको लॉ कहता है कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर अ पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो फिर आप टीपीए में भी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर लास्टली टीपीए कहता है कि जो पार्टीज है दे शुड बी हैविंग द कैपेसिटी टू ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल। अगर आपके पास अपने पास ही टाइटल नहीं होगा, सो हाउ कैन यू ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल? सो दैट इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट। अब ये कौन कौन से सेक्शंस में जाएंगे, क्या क्या कैपेसिटी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारी सिर्फ बिगनिंग है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द क्लासेस नाउ। अब एक बात आती है, आपके प्री में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या टीपीए मुस्लिम लॉ पर लगता है, और अगर लगता भी है तो कहाँ कहाँ लग सकता है, और कौन से चैप्टर्स को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है कि आपका मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेशन नहीं होगा। सो गाइस देखो, क्या है मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ इज बेसिकली शरिया। तो हम कह रहे हैं कि शरीयत जो एक्ट है वो कहता है कि इस मैटर्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा, और अगर टीपीए उसको एक्सक्लूड कर रहा है तो फिर वो मैटर किससे गवर्न होगा, वो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होगा। जैसे अगर हम मुस्लिम से गिफ्ट्स की बात करें तो टीपीए की रिक्वायरमेंट्स तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, लेकिन मुस्लिम्स में गिफ्ट कैसे होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है। सो यहाँ पे ये लिखा गया कि द एक्ट डज नॉट अफेक्ट एनी इनकंसिस्टेंट रूल ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। सेक्शन 2 सेव करता है रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को, कि जितनी आप इनकंसिस्टेंसी होगी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ और टीपीए में, तो हम किस लॉ को प्राइमेसी देंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ, बिकॉज दैट इज बीइंग सेव्ड, वो उसको हम सेव कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, सो इट इज द मुस्लिम लॉ दैट इज गोइंग टू प्रिवेल। This exemption is only with respect to provisions that are contained in chapter number 2, that is transfers in general. फिर आपसे पूछते हैं whether chapter number 2 is applicable to Muslims. आपको आंसर देना है no, it is expressly being saved by section number 2. फिर आपसे पूछते हैं कि यार चैप्टर नंबर 7 जो गिफ्ट से डील करता है, सो उसमें एक सेक्शन है 129, वो भी यही कहता है कि नथिंग इन दिस चैप्टर, मीनिंग देयर बाय नथिंग इन चैप्टर नंबर 7 इट शैल बी डीम टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ, तो वहां पे भी अप्लाई नहीं करेगा। सो अदर एग्जाम्पल्स क्या है, सक्सेशन इज गवर्न बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉज ऑफ द पार्टीज। अगर आप हिंदू हो तो इट इज द हिंदू सक्सेशन एक्ट,
अगर आप मुस्लिम हो तो फिर आप मुस्लिम्स में जो भी सक्सेशन के रूल्स हैं आप वो लगाते हो. सो इट डिपेंड्स द रिलीजन यू बिलोंग टू. तभी तो हम इतनी बात कर रहे हैं कि हमें यूसीसी लेकर आना चाहिए, बिकॉज हर लॉ, हर रिलीजन तो अपना ही लॉ फॉलो कर रहा है. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड यूनिफॉर्म सिविल कोड. प्रोविजन रिलेटेड टू बिल, इसका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. इंडियन सक्सेशन एक्ट विल बी एप्लीकेबल. गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया आज का, बट आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. लास्टली मैंने आपको बताया था, मैं आपको विल की भी पार्टीज बता देती हूँ. यहाँ पे टेस्टेटर हम कहते हैं जो पर्सन विल को बनाता है, और टेस्टेटी हम उसको बोलते हैं जिसके फेवर में विल बनती है. इसके लिए आप लेगेटर और लेगेटी वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं. विल का कॉन्सेप्ट होता है कि आज अगर मैं सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैंने उस प्रॉपर्टी की विल बना दी. विल के लिए रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट सपोज मैंने करा भी लिया, तो मेरे मरने के बाद इट विल बी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, फिर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी. सो ये कॉन्सेप्ट विल का होता है, इस पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है. सो आई होप गाइस आपको मेरा न्यू इनिशिएटिव पसंद आया होगा. हम टीपीए के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को काफ़ी डिटेल्स में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल. प्लीज़ शेयर द चैनल, लाइक द वीडियोस. आप इसको शेयर कीजिए. लाइक का इतना कुछ नहीं है, बट आई वॉन्ट कि जब जस्ट बिकॉज हम फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, पहले तो आई वॉज टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस में कर रही थी, चलो आपको उसके लिए पे भी मिलता था, बट अगर कोई चीज़ मैं फ्रीली अवेलेबल कर रही हूँ तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए, इफ प्रोवाइडेड यू आर लाइकिंग द वीडियोस, अगर आपको पसंद आ रहा है. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. स्टडी वेल.